नमस्कार डायरेक्टर्स, कंप्लायंस ऑफिसर्स और मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स। हमारे इस खास मास्टर क्लास और एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। देखिए, एक कॉर्पोरेट लॉयर और कंप्लायंस एक्सपर्ट के तौर पर मैं आपको बता दूं कि CSR अब सिर्फ कोई चैरिटी या दान पुण्य का काम नहीं रह गया है। ये एक बहुत ही सख्त कानूनी दायित्व है। तो चलिए बिना किसी देरी के 2026 के लिए इस फुल कंप्लायंस गाइड की शुरुआत करते हैं। इस सेशन का एजेंडा बहुत ही क्लियर है। हम प्रयोज्यता यानी एप्लीकेबिलिटी और कमिटी से शुरू करेंगे, फिर व्यय की गणना, योग्य गतिविधियां, अव्ययित फंड का मैनेजमेंट, अनिवार्य प्रकटीकरण और फाइलिंग, और अंत में पेनल्टीज के नियमों पर बात करेंगे। तो आइए भाग 1 से शुरू करते हैं, प्रयोजकता और समिति। देखते हैं कि ये कानून आखिर किन पर लागू होता है। अगर हम थ्रेशहोल्ड की बात करें तो नियम एकदम साफ हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में अगर कंपनी इन 3 में से कोई भी एक क्राइटेरिया पार कर लेती है, जैसे 500 करोड़ रुपए की नेटवर्थ, 1000 करोड़ रुपए का टर्नओवर या फिर 5 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट, तो धारा 135 तुरंत लागू हो जाती है। और हाँ, दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ भारतीय कंपनियों पर ही नहीं, बल्कि भारत में ब्रांच रखने वाली विदेशी कंपनियों पर भी पूरी तरह लागू होता है। इनमें से एक भी बॉक्स टिक हुआ तो आप कानूनी दायरे में आ गए। अब एक बार जब ये नियम लागू हो जाएं, तो बोर्ड को एक CSR समिति बनानी होती है। इसमें कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, जिनमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना मस्ट है। प्राइवेट कंपनियों के मामले में जिनमें सिर्फ 2 डायरेक्टर्स हैं, वो उन्हीं 2 के साथ काम चला सकती हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी राहत की बात भी है। अगर आपका अनिवार्य CSR खर्च 50 लाख रुपए से कम बैठता है, तो आपको अलग से कोई कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। इस स्थिति में बोर्ड खुद ही सीधे इन जिम्मेदारियों को संभाल सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, अनिवार्य CSR व्यय की गणना। आखिर ये बजट तय कैसे होता है? इसे कैलकुलेट करने का एक बहुत ही सटीक लीगल फॉर्मूला है। मैनेजमेंट को सबसे पहले अनुसूची 3 के अनुसार प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना होता है। फिर धारा 198 के तहत इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं, जैसे विदेशी ब्रांच के मुनाफे या मिले हुए डिविडेंड को इसमें से हटाना होता है। अब मान लीजिए इन सारे एडजस्टमेंट के बाद पिछले 3 वित्तीय वर्षों का औसत शुद्ध लाभ 100 करोड़ रुपए आता है, तो इसका ठीक 2% यानी 2 करोड़ रुपए आपके उस साल का अनिवार्य CSR खर्च होगा। है ना बिल्कुल सीधा गणित? और अगर कंपनी को बने 3 साल नहीं हुए हैं, तो जितने साल हुए हैं बस उनका एवरेज निकाल लिया जाता है। अब आते हैं भाग 3 पर, योग्य गतिविधियां और परियोजनाएं। मतलब ये जो पैसा आपने कैलकुलेट किया, इसे खर्च कहाँ किया जा सकता है? ये पैसा आप सिर्फ उन जगहों पर खर्च कर सकते हैं जो कंपनी अधिनियम की अनुसूची 7 में दी गई हैं, जैसे गरीबी हटाना, शिक्षा को बढ़ावा देना, पर्यावरण स्थिरता या प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कैच क्या है? आप इस पैसे का इस्तेमाल अपनी कंपनी के कर्मचारियों के फायदे के लिए बिल्कुल नहीं कर सकते, और ना ही इसे कंपनी के उत्पादों की मार्केटिंग या स्पॉन्सरशिप के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आपकी जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज हैं, वो भी CSR के दायरे से बाहर ही रहेंगी। अब बात करते हैं बड़ी और कॉम्प्लेक्स परियोजनाओं की। क्या कोई प्रोजेक्ट चल रही परियोजना या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है? इसके लिए ये स्टेप बाय स्टेप गाइड देखिए। पहला, क्या ये मल्टी ईयर प्रोजेक्ट है? दूसरा, क्या इसकी टाइमलाइन 1 से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर तक जा रही है? और तीसरा, क्या शुरुआत के साल को छोड़कर इसकी कुल टाइमलाइन 3 साल के अंदर है? अगर इन सब का जवाब हाँ है, तो ये एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से तय होता है कि साल के अंत में अनस्पेंट या बचे हुए पैसे का क्या किया जाएगा। और यही हमें ले जाता है हमारे भाग 4 की तरफ, अवैध या अनस्पेंड CSR फंड का प्रबंधन। ये अनुपालन का शायद सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका पैसा किसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए था और बच गया है, तो आपको उसे वित्तीय वर्ष खत्म होने के ठीक 30 दिनों के भीतर एक खास अनस्पेंट CSR अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। इसे आपको अगले 3 वित्तीय वर्षों के भीतर खर्च करना होता है। लेकिन अगर वो पैसा किसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, तो आपके पास 6 महीने का समय है। 6 महीने के भीतर आपको वो बची भी रकम सरकार के अनुसूची 7 फंड में अनिवार्य रूप से जमा करानी ही होगी, जैसे कि स्वच्छ गंगा फंड या PM केयर्स। टाइमलाइंस को लेकर यहाँ कोई ढिलाई नहीं चलती। अब चलते हैं भाग 5 पर, अनिवार्य फॉर्म और प्रकटीकरण। देखते हैं कि रिपोर्टिंग के क्या सख्त नियम हैं। कंप्लायंस ऑफिसर्स, ये डाउनलोड करने योग्य मास्टर क्लास चेकलिस्ट आपके बहुत काम की है। आपको मुख्य रूप से 2 फॉर्म्स का ध्यान रखना है। पहला है फॉर्म CSR1,
जो कि एनजीओ जैसी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसियों के रजिस्ट्रेशन के लिए है। और दूसरा सबसे जरूरी है 11 पन्नों वाला विस्तृत फॉर्म CSR-2। यह आपकी वार्षिक रिपोर्ट का एक एड ऑन है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को जमा करना अनिवार्य है। इसके अलावा बोर्ड रिपोर्ट में भी आपके CSR पॉलिसी और गतिविधियों का पूरा ब्यौरा होना चाहिए। बड़े बजट वाली कंपनियों के लिए कभी-कभी इम्पैक्ट असेसमेंट या प्रभाव मूल्यांकन की जरूरत पड़ती है। अगर आप इसके लिए किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी को हायर करते हैं तो उसकी फीस को भी आप CSR खर्च में दिखा सकते हैं, लेकिन इसकी एक लीगल लिमिट है। आप कुल CSR खर्च का अधिकतम 2% या 50 लाख रुपए, इनमें से जो भी ज्यादा हो, केवल उतना ही क्लेम कर सकते हैं। ये रिपोर्ट बोर्ड को पेश करना अनिवार्य है। आखिर में भाग 6 दंड और कानूनी छूट। अगर नियम टूटे तो इसके क्या परिणाम होंगे? सच कहूं तो अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो इसके परिणाम बहुत भारी हो सकते हैं। ये दो तरफा मार है। कंपनी पर 50,000 से लेकर 25 लाख रुपए तक का सीधा भारी जुर्माना लग सकता है। और इतना ही नहीं, जो ऑफिसर इसके लिए जिम्मेदार हैं, यानी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, उन पर व्यक्तिगत जोखिम भी है। उन्हें 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या 3 साल तक की जेल या फिर दोनों हो सकते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस कंप्लायंस को आप हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। तो जैसे ही हम इस एक्सप्लेनर के अंत में आते हैं, मैं हर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ना चाहता हूं। क्या आपकी कंपनी का मौजूदा गवर्नेंस ढांचा और इंटरनल ट्रैकिंग सिस्टम इतना मजबूत है कि वो 2026 के इन सख्त CSR नियमों पर जीरो डिफेक्ट कंप्लायंस सुनिश्चित कर सके? क्या आपके अनस्पेंड फंड्स 30 दिन या 6 महीने की उस कठोर डेडलाइन के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं? इस पर जरूर गहराई से विचार कीजिएगा, क्योंकि इस कानूनी ढांचे को समझना ही सही कंप्लायंस और भविष्य के ऑडिट के लिए तैयार रहने की असली कुंजी है।